नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पोस्ट की संख्या 60,244 है, जिसमें री एग्जाम होना है, जिसका आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन की ओर। और वही बात मैं आपसे फिर कहूँगा कि जिस भाई बहन को इस जीके याद करने में समस्या आती है, जिसको पता नहीं चलता, वो कहता है कि मैंने जीके याद तो की थी लेकिन मैं भूल गया, तो उसको सबसे बढ़िया आइडिया दूंगा कि वो मेरे साथ जुड़ जाए। या उसको मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप जीके को वन लीनियर फॉर्मेट में लिखिए। चाहे पूरा एक संविधान है तो पूरे संविधान को वन लीनियर फॉर्मेट में लिख लीजिए, या मिक्स भी लिखना हो तो मिक्स भी वन लीनियर फॉर्मेट में लिख लीजिए। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे। तो वन लाइन आपको एक याद रहेगी, क्योंकि वनडे एग्जाम में कोई थ्योरिकल बेस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कथन वाले क्वेश्चन बहुत एकाध % पूछा जाता, लेकिन वन लीनियर फॉर्मेट के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते। और आप लगभग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और पहले भी आप जीके वन लीनियर फॉर्मेट में याद कीजिए। जब आपको वन लीनियर फॉर्मेट में जीके याद हो जाएगी तो उन्हीं से तो कथन वाले प्रश्न बनते, समझ रहे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। इस प्रकार से कि सीधे सीधे आप पॉइंट लिखिए कि रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणी या ईरावती है। पूछ लिया आपके कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है, तो रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणी या ईरावती है। आगे बात करें, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहलाती है। दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती? दोआब कहलाती। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणी या ईरावती है। दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती। देवनाम या प्रियदर्शी अशोक के नाम है। पूछ ले, देवनाम या प्रियदर्शी किसके नाम है? ये अशोक के नाम है, ध्यान रखना। देवनाम और प्रियदर्शी किसके नाम है? अशोक के नाम है। संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी है। पूछ ले, अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? तो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। आगे बात करें, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। तो आप इसी प्रकार लिख सकते। मैंने उस लाइन को पूरा नहीं लिखा, मैं इसको लिख सकता था ऐसे भी कि संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी है और इसके लेखक पाणिनि है। तो ऐसे तो अपन कॉपियों में लिख रहे थे, लेकिन आप इनको एक एक लाइन में लिख सकते, तो लाइन बाई लाइन आपको याद रहेगा, समझ रहे। ध्यान रखना, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। कहाँ पे है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, ध्यान रखना। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। शॉर्ट में लिखा MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। आगे बात करें, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में, ध्यान रखना। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे बात करें, शिवाजी के दरबार में विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। क्या कहते थे? सुमंत। शिवाजी के दरबार में विदेश मंत्री को सुमंत कहते हैं। क्या कहते थे? सुमंत। शिवाजी के दरबार में विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। पेशवा प्रधानमंत्री का पद था मराठा साम्राज्य में। किसका पद था? पेशवा था, वो प्रधानमंत्री का पद था मराठा साम्राज्य में, ध्यान रखना। पेशवा प्रधानमंत्री का पद था मराठा साम्राज्य में। आगे बात करें, अमात्य वित्त मंत्री का पद था मराठा साम्राज्य में। अमात्य, ये अमात्य लिखा, क्या लगा ये? अमात्य लिखा हुआ है। अमात्य, अमात्य वित्त मंत्री का पद था मराठा साम्राज्य में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछ ले, चौथवा सरदेशमुखी कर मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? चौथवा सरदेशमुखी कर मराठा साम्राज्य में लगाए जाते थे। चौथवा सरदेशमुखी कर मराठा साम्राज्य में लगाए जाते थे। चौथ कर 1/4 अंश पर स्थापित होता था, ध्यान रखना। चौथ कर 1/4 अंश पर स्थापित होता था, और सरदेशमुखी कर 1/10 अंश पर स्थापित होता था। चौथ कर 1/4 और सरदेश चौथ से 4 और देश से 10, ऐसे याद कर सकते। चौथ से 4 और देश से 10। तो चौथ कर 1/4 अंश पर स्थापित होता था, और सरदेशमुखी कर 1/10 अंश पर स्थापित होता था। आगे बात करें, हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। और हैदराबाद का विलय
कौन से ऑपरेशन द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया 1948 में। पूछ ले ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया? तो 1948 में चलाया गया। हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो द्वारा 1948 में किया गया। वास्को ड गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को ड गामा 1498 ईस्वी में भारत आया केरल के कालीकट तट पर। कौन से? केरल के कालीकट तट पर। ध्यान रखना, वास्को ड गामा 1498 ईस्वी में भारत आया केरल के कालीकट तट पर। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। भारत में सर्वप्रथम कौन आए? तो पुर्तगाली आए। ध्यान रखना, उसलिए भारत में सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगाली आए। तम्बाकू और प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। ध्यान रखना, तम्बाकू और प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? तो ये पुर्तगालियों की देन है। तम्बाकू और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। आगे पूछ ले, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने अपनाई थी। ध्यान रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने अपनाई थी। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? तो कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछ ले, सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थित है। ध्यान रखना, सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थित है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। कौन? लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। ध्यान रखना, लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति की बात हो रही। सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। पूछे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से जानते। दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह। कौन? दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर से कौन? कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। आगे बताया झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। पूछे झांसी से कौन कर रहा था? तो झांसी से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति के रानी लक्ष्मीबाई। और आरा बिहार से कुंवर सिंह। आरा बिहार से वहाँ से कुंवर सिंह। ध्यान रखना, जगदीशपुर या आरा बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे। एकमात्र जमींदार से कुंवर सिंह। ठीक है, आगे बात करें। आगे पूछ रहे T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? पूछो तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई। पहला T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत है। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता भी कौन बना? तो भारत बना। तो अपने लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 2007 में हुई। पहले T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो भारत है। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स मैदान लंदन को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड्स मैदान लंदन को कहते हैं। ध्यान रखना, क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स मैदान लंदन को कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात अहमदाबाद में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का पूछ ले, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। पूछे दुर्गा पूजा कहाँ का त्यौहार है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। आगे बात करें, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का त्यौहार है। गणेश उत्सव कहाँ का त्यौहार है? तो महाराष्ट्र का त्यौहार है। ध्यान रखना, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का त्यौहार है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र का त्यौहार है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनाया गया। पूछ ले, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया? तो राउरकेला
उड़ीसा में बनाया गया, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या नाम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें, आगे पूछ ले, वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई। कब हुई? वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? तो 1975 में हुई। 1975 में इसका विजेता कौन बना पहली बार? तो वेस्ट इंडीज बना। वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई और विजेता कौन बना? तो वेस्ट इंडीज बना। वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई, विजेता वेस्ट इंडीज बना। आगे बात करें, 1983 का विश्व कप विजेता भारत रहा। कौन रहा? 1983 का विश्व कप विजेता भारत रहा, जिसके कप्तान थे कपिल देव। कौन थे जिसके कप्तान? कपिल देव थे। 2011 का विश्व कप विजेता भारत रहा, इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हाल ही में धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर्ड कर दिया है। मतलब इसका मतलब ये है कि धोनी की जो क्रिकेट में जर्सी नंबर थी, जो टी शर्ट थी, उसके पीछे नंबर 7 लिखा हुआ था। अब उस नंबर की टी शर्ट किसी को भी नहीं पहनाई जाएगी, किसी को भी नहीं दी जाएगी, अपन लोगों को नहीं, क्रिकेट में, ध्यान रखना। तो हाल ही में जर्सी नंबर 7 को रिटायर्ड कर दिया है, और वो किसकी है? तो महेंद्र सिंह धोनी की है। करंट पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। भारत में स्थापित पहला लो इस्पात संयंत्र कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया। पूछ ले, भारत में स्थापित पहला लो इस्पात संयंत्र कहाँ खोला गया? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया, ध्यान रखना। भारत में पहला लो इस्पात संयंत्र कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुई, KVIC, ध्यान रखना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुई। MSP 23 फसलों पर जारी होता है। पूछ ले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसकी पूछे कि MSP कितनी फसलों पर जारी होता, तो MSP 23 फसलों पर जारी होता। गन्ना इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना। कौन शामिल नहीं है? तो MSP में गन्ना शामिल नहीं है। गन्ना पर FRP जारी होता। गन्ना पर क्या जारी होता? गन्ना पर FRP जारी होता, ध्यान रखना। FRP, गन्ना पर FRP जारी होता। आगे बात करें, फॉर्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू और नेटल में पाया जाता। फॉर्मिक अम्ल किस किस में पाया जाता? चींटी में, बिच्छू में और नेटल में। नेटल एक प्रकार की घास रहती, ध्यान रखना, जिससे जो चुभने से तुरंत सूजन आ जाती। ठीक है, ध्यान रखना। तो फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता, बिच्छू में पाया जाता और नेटल में। नेटल एक प्रकार की घास रहती जिसके चुभने से सूजन आ जाती। एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता। किसमें? सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता। ठीक है, आगे बात करें, आगे पूछ ले, मैलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता? तो मैलिक अम्ल चाय, सेब और बेर में पाया जाता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता? चाय में, सेब में और बेर में। लैक्टिक अम्ल की बात करें, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता? दूध और दही में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता, ध्यान रखना। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता? आंवला में पाया जाता। आगे बात करें अम्ल, बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल घास एवं पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता? बेंजोइक अम्ल घास एवं पत्तियों में पाया जाता। बेंजोइक अम्ल घास एवं पत्तियों में पाया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल की बात करें तो गेहूं में पाया जाता। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में पाया जाता, ध्यान रखना। ग्लूटामिक अम्ल किस में पाया जाता? गेहूं में पाया जाता। टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर पाया जाता, इमली और अंगूर में। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता? तो इमली और अंगूर में पाया जाता। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू और संतरा में। पूछ ले, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता? तो नींबू और संतरा में पाया जाता। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करूं तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता, ध्यान रखना। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता? तो पालक और टमाटर में पाया जाता। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में, ध्यान रखना। अगर आपको नोट करना हो तो मुझे आपको रफ कर दे रहे, लो आप नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो भाई नोट कर रहे हो। चलिए, तो ये आज की क्लास थी। अब बताइए दोस्तों आपको कैसी लगी। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जिस भाई को जी के याद नहीं हो रही वो मेरे से जुड़ा रहा है। 100% बल लीनियर फॉरवर्ड में इसी तरीके से मैं आपको पूरी जी के याद करवा दूंगा। लेकिन बस गारंटी आपकी इतनी रहेगी कि आप डेली इसको नोट करें और कम कम करके डेली इसको इसी तरीके से 3-4 बार पढ़ें, याद करें, तो जी आपको याद भी रहेगी और पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा। अब आप
बोझ बना लोगे तो फिर आपको जीके याद होने वाली नहीं है। जीके ये कहती है कि आप मेरे को डेली पढ़ो, जितना पढ़ सके पढ़ो और डेली पढ़ो। अगर आप जीके को 2-3 दिन ही नहीं पढ़ो तो ऐसे लगने लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जी हकीकत बात है, जी एक्सपीरियंस बोलता है मेरा, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट पढ़ाने लग गया, पहले मैंने पढ़ा होगा ना, तभी तो मैं आपसे ये बात कर रहा। ध्यान रखना। तो जीके को बार-बार पढ़ो, ठीक है मित्रों? बाकी की आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और आपको लगता है कि कुछ प्रॉफ़िट होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।